मेरा नाम शेखर है। इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं थे। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने माता पिता के बिना ही गुजारी थी। जब मैं 5 साल का था तब मेरे माता पिता की हादसे में मौत हो गई थी। उस समय मेरी दादी जिंदा थी और मेरी 18 साल की उम्र होने तक दादी ने मेरी परवरिश की थी। मेरी दादी लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन किया करती थी, क्योंकि मेरे पापा का कारोबार तो शुरू से ही ज़्यादा बड़ा नहीं था। पहले तो कमाने वाले पापा थे, मगर पापा के मर जाने के बाद दादी पूरी तरह से अकेली रह गई थी और उन पर अपने पोते की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने अपने पोते की परवरिश करने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करना शुरू कर दिया था। मेरी दादी को लोग अपने घरों को जो भी काम करवाते थे, मेरी दादी पैसों के लिए कर दिया करती थी। उन पैसों से हम 2 वक्त का खाना खा लिया करते थे और दादी ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया भी था। 18 साल की उम्र से पहले मैं हाई स्कूल करने के बाद फ्री हो गया था और उसके बाद मैं अपने ही मोहल्ले में एक आदमी के पास इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने के लिए चला जाता था। मेरी दादी ने उनसे कहा हुआ था कि मेरे पोते को अच्छी तरह से काम सिखाना, ताकि आगे चलकर कामयाब बन सके। मैं जिस दुकान पर इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता था, वह मुझे महीने की सैलरी तो नहीं दिया करते थे, मगर थोड़े बहुत पैसे दिया करते थे और मैं वह अपनी दादी को लाकर दिया करता था। मेरी दादी बहुत खुश होती। फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पूरी तरह से काम सीख गया था और लोगों के घरों में जाकर मैंने उनकी बिजली ठीक करने का काम शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी पूरी कमाई अपनी दादी को लाकर दिया करता था और इस तरह से दादी ने लोगों के घरों में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। और फिर भी उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं अपनी दादी से बहुत ही प्यार करता था। मैंने अपने माता पिता को ज़्यादा तो नहीं देखा था, मगर मैं उन्हें ही अपना सब कुछ मानता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दादी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई और मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। मेरी दादी जो लोगों के घरों में काम करके मेरा और अपना भी पेट पाल रही थी और मेरी परवरिश भी किया करती थी, अब जब उनके आराम का समय आया तो वह इस दुनिया से चली गई थी। अब मैं इतना बड़ा हो गया था कि वह मेरे लिए लड़की तलाश करके मेरी शादी कर देती, मगर शायद उनके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था और अपने पोते की शादी वह अपने हाथों से नहीं कर सकी, बल्कि उसे अकेला छोड़कर चली गई। दादी के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास रहता था। मैं जिस जगह पर रहता था वह एक छोटा सा गांव था। गांव में तो मुझे ज़्यादा काम नहीं होता था, मगर मैं ज़्यादातर शहर में जाकर काम कर लिया करती थी। वहाँ के लोग मुझे अपने घर की लाइट की फिटिंग करने के लिए बुलाया करते थे। ज़्यादातर मैं बुकिंग पर जाता था। मेरी कोई परमानेंट नौकरी नहीं लगी हुई थी, इसलिए जब मैं घर से अपने काम के लिए निकलता तो कभी कभी मुझे 4-5 घंटे भी लग जाते थे और कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता था। एक बार मुझे शहर के कॉलेज में लाइट की फिटिंग करने के लिए बुलाया गया था। मैं जब उस कॉलेज में लाइट की फिटिंग करने के लिए गया और अपने काम में बिजी हो गया, तब वहाँ पर कॉलेज की टाइमिंग थी और सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। मुझे मेरा काम बता दिया गया था। फिर थोड़ी देर के बाद जब छुट्टी हुई तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लासरूम में बाहर निकल गए थे। उसी दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की इस कॉलेज की स्टूडेंट थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसे पहली नज़र में देखते ही मैं अपना दिल उसे खो बैठा था। ना जाने क्यों मुझे वह इतनी पसंद आ गई थी। मैंने नोटिस किया था कि जब मैं उसे घर घर देख रहा था, वह भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने उसका प्यारा सा चेहरा देखकर जब उसे एक छोटी सी स्माइल पास की तो वो भी मुस्कुराने लगी थी। उस दिन तो कॉलेज का काम 4 घंटे करने पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। फिर अगले दिन मैं वहाँ पर काम करने गया तो मैंने देखा कि वह लड़की दोबारा से मेरे सामने आ गई थी और मैं उससे बातें करने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं चाहता था कि बस किसी भी तरह से मेरी इस लड़की से बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि यह मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैं कुछ भी करके इसे हासिल करना चाहता था। इसी तरह एक दिन हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। कॉलेज से तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, मगर हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था और हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आने लगी थी। वह अपने कॉलेज से एसएससी कर रही थी और उसका लास्ट ईयर चल रहा था। इस दौरान तो हमारी बातचीत खूब चलती रही थी और मैं भी बहाने बहाने से कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था। उस लड़की के खातिर मैं रोज़ शहर जाया करता था। उससे बात करने से मेरा मन हल्का हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा अकेलापन धीरे धीरे दूर होने लगा है। मैं उसकी मोहब्बत में खो चुका था। उसने मुझे अपने बारे में बताया था कि उसके पिता एक अमीर इंसान हैं, उसका घर भी बहुत बड़ा है और वह अपनी 2 भाइयों की इकलौती बहन है। उसे बहुत प्यार करते हैं। घर में उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का बहुत ध्यान रखा जाता था। मैंने उससे वादा किया था कि
मैं भी इसी तरह तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे पिता की तरह अमीर इंसान तो नहीं, मगर कोशिश यही करूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और हमेशा तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी हो। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगती थी। मैं कहती थी कि मैं तुमसे बहुत बड़ा प्यार करती हूँ और जिससे प्यार किया जाता है उसके साथ हर हाल में गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे हालात जैसे भी होंगे मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश होता था, क्योंकि कभी भी वह मुझसे अलग होने की बात नहीं करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की मोहब्बत की खातिर कुछ भी करने के गुजूर थे। उस लड़की का नाम मनीषा था। श्रिया देखने में जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका मन था। मगर अजीब बात यह थी कि कई दिन तक जब मैं उसके कॉलेज के बाहर खड़ा रहा तो उसने कॉलेज में अचानक ही आना जाना बंद कर दिया था। फिर मुझे कॉलेज से पता चला कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं लगातार उसका नंबर ट्राई कर रहा था, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। उसके मोबाइल नंबर के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था जिसके थ्रू मैं उससे कोई कांटेक्ट कर सकूं। हर रोज़ उसका मोबाइल नंबर ट्राई किया करता था और हर रोज़ उसके कॉलेज से बाहर जाकर खड़ा हो जाता था कि कभी तो वह अपने कॉलेज आएगी। मगर कई दिन गुजर गए थे, उसका तो कोई न पता चला। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अचानक श्रिया मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। कहीं वह मुझे भूल तो नहीं गई, मगर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। किसी न किसी दिन मेरे सामने वह जरूर आएगी। इसी उम्मीद में हर दिन उसके कॉलेज के आगे आकर खड़ा हो जाता और फिर मेरी उम्मीद गलत साबित नहीं हुई थी। एक दिन श्रिया ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी कि तुम कहाँ हो, मैं कॉलेज के बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जबकि मैं कॉलेज के आसपास ही टहल रहा था, इसलिए मैं जल्दी से कॉलेज के गेट के पास चला गया और मुझे वहाँ पर श्रेया मिली। श्रेया को देखते ही मुझे सुकून भरी सांस आई थी। मैंने कहा, श्रेया तुम कहाँ चली गई थी? कितने दिनों से मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा तो कुछ भी अता पता नहीं। श्रेया कहने लगी कि मुझे माफ़ करना, दरअसल मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मगर मैं आज सारी कश्तियाँ जलाकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने अपने घर वालों से जिद की थी कि मैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करना चाहती, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं दिन रात तुम्हें याद करती थी, तुमसे कांटेक्ट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मेरे घर वालों को अगर पता चल गया कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर चल रहा है तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। मगर मैं तुमसे अलग भी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। मैंने कहा, बताओ तुमने कौन सा फ़ैसला किया है? तो वह कहने लगी कि तुम मुझे यहाँ से भगाकर अपने घर ले चलो। तुम्हारे बारे में मेरे घर वाले नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनकी बेटी किसके साथ गई है। मैं अपने घर से सामान लेकर आ गई हूँ। मैं अब यहाँ वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर वापस चली गई तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने तो सिर्फ सच्ची मोहब्बत तुमसे ही की है। श्रेया की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए मैं शॉक्ड रह गया था। फिर मैंने उससे कहा कि श्रेया तुम होश में तो हो, तुम जानती हो भागने का अंजाम तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा। तुम्हारे घर वाले तुमसे सारे संबंध खत्म कर देंगे, तुम अपने माता पिता और परिवार से दूर हो जाओगी। मेरा तो पहले ही कोई नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह लवार हो जाओ, ज़िंदगी गुजारो। मेरी बात सुनकर श्रेया कहने लगी कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ और जहाँ से मेरे पापा मेरा रिश्ता कर देंगे मैं उसी लड़के के साथ शादी करके अपना घर बसा लूँगी। मैंने श्रेया से कहा, यह तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं यह सब नहीं झेल पाऊँगा कि तुम किसी और की हो जाओ। श्रेया कहने लगी, किसी और की होना तो मैं भी नहीं चाहती, इसलिए तो मैं सब कुछ ख़त्म करके यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि मुझे अपने साथ भगा कर ले चलो। मैंने श्रेया से कहा कि मैं एक मामूली सा इलेक्ट्रीशियन हूँ, या तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकोगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे पापा के घर जैसी हर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मैं तुमसे दुनिया की ढेर सारी खुशियाँ तो नहीं दे सकूँगा, मगर सारी ज़िंदगी अपने प्यार में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर श्रेया कहने लगी कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही बहुत है, मुझे दुनिया के ऐसो आराम भरी फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हें ही अपना बनाना चाहती हूँ। श्रेया की बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था और आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि इस दुनिया में मेरी दादी के अलावा भी मेरा कोई अपना है। श्रेया को लेकर मैं अपने एक दोस्त के घर आ गया था। वहाँ पर हम दोनों ने वकील को बुलाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर हम दोनों ने शादी कर ली थी। हम दोनों की शादी मेरे दोस्त ने मेरी बहुत ही मदद की। उसके बाद मैं श्रेया को लेकर अपने घर गाँव आ गया था। यहाँ पर मैंने उसे अपना घर दिखाया। मेरा छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ मामूली सा सामान पड़ा हुआ था। मेरे घर को देखकर श्रेया बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस छोटे से घर को स्वर्ग बना दूंगी। हम दोनों इस घर में बहुत खुशी खुशी रहेंगे। श्रेया से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई।
वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब श्रेया दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई थी। वह मेरी पत्नी बन चुकी थी और मेरी ज़िंदगी में आकर उसने मेरी ज़िंदगी को रंगीन बना दिया था। हमारी शादी को पूरे 9 महीने हो गए थे। श्रेया एक बड़े बाप की बेटी थी। मेरे घर में उसने अपने आप को एडजस्ट करके रखा हुआ था। मेरा छोटा सा घर और कुछ मामूली सी चीज़ों से ही वह अपना गुजारा किया करती थी। मेरे महीने की सैलरी बहुत मामूली सी होती थी, मगर उसने कभी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे घर में आने के बाद उसका कभी कोई शौक़ पूरा नहीं हुआ था। मगर फिर भी वह खुशी खुशी मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन मुझे शहर में एक घर में इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए कॉल आई थी, इसलिए मैं श्रेया को बताकर चला गया था कि मुझे घर लौटने में रात हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना। श्रेया जानती थी कि मैं ज़्यादातर शहर के ही काम करता हूँ। मेरा काम निपट गया था और फिर रात के टाइम पर मैं बड़ी खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट रहा था। मेरे खुश होने की वजह यह थी कि मेरे हाथ में रंगरंगी पायल थी, जो कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ पर एक दुकान से मैंने अपनी पत्नी के लिए पायल खरीद ली थी, जो बहुत सुंदर थी, और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही घर जाऊँगा तो अपनी पत्नी को यह पायल गिफ्ट कर दूँगा, तो इन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि वह हमेशा अपने पैरों में पायल पहने ही रहती थी और पूरे घर में उसकी पायलों की आवाज़ छन छन गूंजती रहती। जैसे ही बस गांव की तरफ बस स्टॉप पर रुकी और कंडक्टर ने आवाज़ लगाई तो मैं फ़ौरन नीचे उतर आया और बड़े बड़े कदम उठाता हुआ गांव के अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया था। बस कुछ देर की दूरी पर और मैं अपने घर पहुंच जाता और अपनी प्यारी पत्नी से मुलाकात करता, लेकिन घर के दरवाजे पर आकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और रात का समय हो रहा था। ज़्यादातर मेरे घर का दरवाज़ा बंद ही रहता था। मेरी पत्नी को कहीं भी आने जाने की आदत नहीं थी, वह हमेशा घर पर रहती थी, लेकिन आज रात के समय घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं अचानक चौंक गया था। मैं समझ गया था कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। मैं इसलिए परेशान होता हुआ दरवाज़ा खुला छोड़कर घर के अंदर आ गया। मैंने घर के अंदर चारों तरफ देखा तो मेरी पत्नी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी और मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे वहीं से खट्टर पट्टर की आवाज़ आ रही थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी पत्नी कमरे के अंदर कुछ कर रही थी और मुझे कमरे के अंदर देखकर वह अचानक चौंक गई। कहने लगी, अरे आप आ गए, आपने तो पूरी रात को 9 बजे तक आने के लिए कहा था, मगर अभी तो 8 बज रहे हैं। मैंने उसे कहा कि हाँ, काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो मैं शहर से जल्दी ही घर आने के लिए निकल गया था। यह कहते हुए मेरी नज़र मेरे कमरे में रखी हुई टेबल पर पड़ी, जिस पर एक घड़ी रखी हुई थी। मैं धीरे धीरे इस घड़ी के करीब गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नज़र पत्नी के ऊपर डाली तो उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैंने वह घड़ी अपने हाथ में ले ली। यह घड़ी मेरी तो नहीं थी और फिर इस घड़ी की कंडीशन देखकर भी लग रहा था कि यह घड़ी कहीं ना कहीं मेरी नहीं हो सकती। मैं तो एक मामूली सा इंसान था जो थोड़े से पैसे कमाकर अपने घर का गुजारा किया करता था, मगर इस घड़ी को देखकर लगता था कि यह घड़ी किसी अमीर इंसान की है, क्योंकि यह ब्रांडेड घड़ी तो और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपनी पत्नी से चौंक हुए कहा, यह घड़ी कहाँ से लाई हो और किसकी है? यह मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी कि पड़ोस वाली एक औरत हमारे यहाँ आई थी, उसके पति की है। वह कह रही थी कि तुम्हारे पति इलेक्ट्रीशियन हैं, मेरे पति की घड़ी खराब हो गई है, क्या इसे सही कर सकते हैं? मैंने उनसे कहा था कि आप घर पर नहीं हैं तो आप इस घड़ी को यहाँ पर छोड़ जाओ, जब मेरे पति आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगी वह इस घड़ी को ठीक कर सकते हैं या नहीं। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, कोई इंजीनियर नहीं जो इस घड़ी को ठीक कर दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि कल तुम उनको यह घड़ी वापस कर देना। मेरी बात सुनकर जल्दी से श्रेया ने घड़ी मेरे हाथ से छीन ली, मगर इस दौरान श्रेया की हालत बड़ी बदली बदली सी लग रही थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रेया मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि जैसे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आज थे ऐसे एक्सप्रेशन मैंने उसके चेहरे पर कभी नहीं देखे। मेरी पत्नी पीछे अलमारी की तरफ मुड़ी और उसने मुझे कुछ पैसे लाकर दिए। मैंने कहा, यह पैसे किस लिए हैं? तो वह कहने लगी कि जब मैं छोटी थी मेरे पापा टेलर थे और मैं उनके पास बैठ जब उनको कपड़े सिलते हुए देखती थी तो मुझे भी कपड़े सिलने का शौक़ आता था, इसलिए मेरे पापा ने बचपन में मुझे सिलाई सिखा दी थी। फिर एक मामूली से टेलर से मेरे पापा एक बड़े दुकानदार बन गए थे। मेरे पापा का कपड़े का कारोबार है, बस मुझे इसी तरह से कपड़ों की सिलाई करनी आ जाएगी। आज मोहल्ले की जो औरतें आपस में घड़ी सिलवाने के लिए आई थी, उसी ने कहा था कि मुझे कपड़े सिलवाने की बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझसे कपड़े सिलवाने आ तो मुझे कपड़े सिल सकती हो, शाम तक तुम्हारे कपड़े सील कर दूंगी, तुम्हें वापस कर दूंगी। मैंने उसे कपड़े वापस दिए और वह मुझे उनके बदले यह पैसे दे गई। जब आप कमरे में अंदर आए तो वह वहीं सब कुछ समेट रही थी। अब भी पत्नी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था,
क्योंकि वह रकम तो बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ कपड़े सिलने से इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा जा सकते। यह बात एक तरफ से ठीक थी कि मेरी पत्नी कपड़े भी सिल सकती है, क्योंकि इस घर में मेरी दादी की पुरानी सिलाई मशीन रखी हुई थी कि उसने उसी सिलाई मशीन से कपड़े सिल लिए हों। मगर इतने ढेर सारे पैसे देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैंने पैसे पकड़ लिए थे और अपनी पत्नी से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ऐसे में अगर उससे कोई सवाल करता तो शायद वह यह समझती कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ, इसलिए मैं चुप हो गया था। लेकिन मेरे दिल में अजीब सा शक पलने लगा था। क्या यह सच था कि मेरी पत्नी ने उस औरत के कपड़े सिल लिए थे, या फिर मेरी पत्नी झूठ बोल रही थी? और अगर मेरी पत्नी ने उसके कपड़े सिल दिए थे तो फिर वो इतने ढेर सारे पैसे मेरी पत्नी को क्यों देकर गई थी? यही सब बातें सोचते हुए अचानक मेरा ध्यान अपने हाथ पर गया, जिसमें मैंने वो छोटी सी थैली पकड़ी हुई थी जिसमें पायल थी। मैं इनको अपनी पत्नी को देना भी भूल गया था, जो मैं इतनी मोहब्बत और खुशी से लेकर आया था। इस वक्त मैं इन पैसों को हाथ में लेकर सोच रहा था कि अब मैं इन पैसों का क्या करूं, जबकि मेरी पत्नी किचन में मेरे लिए खाना गर्म करने के लिए चली गई थी। मैं भी बाहर आकर आंगन में रखी हुई चारपाई पर लेट गया था। मेरे अंदर की मोहब्बत और एक्साइटमेंट एकदम से मर गई थी। अपनी पत्नी पर मुझे अजीब तरह का शक होने लगा था, लेकिन मैं किसी पर नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। आज से पहले तो कभी मेरी पत्नी के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे, हालांकि इससे पहले भी मैं कई बार शहर जा चुका था। आज शायद मेरी पत्नी गैर मौजूदगी का कोई पत्नी ने फ़ायदा उठाया था। यह सोच आने की देर थी कि मैं एकदम घबरा गया और उठकर देखने लगा। मैंने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। वह रोज़ की तरह आज भी किचन में बिजी थी, मगर आज उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बदले हुए थे। उसके चेहरे पर पकड़े जाने की शिक्षत साफ नज़र आ रही थी। मेरे दिल में भी इन पैसों को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह मर्द की घड़ी थी, मुझे अजीब सी उलझन में डाल रही थी, क्योंकि मोहल्ले की हर औरत यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो भला इलेक्ट्रीशियन एक घड़ी कैसे ठीक कर सकता है? मैं खामोश रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी खाना लेकर आई। मैं उस समय चारपाई पर लेटा हुआ था और मैंने अपना बाजू अपनी आंखों पर रख लिया था। उसने मुझे आवाज़ देकर उठाया, शेखर उठो, खाना खा लो। देखो आज मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। उसके कहने पर मैं उठकर बैठ गया। बस मैंने 1-2 चम्मच ही खाना खाया, मेरा दिल अचानक घबराने लगा और मैंने खाना ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही। यह कहकर मैं दोबारा से चारपाई पर लेट गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि कमरे के अंदर एक छोटी सी थैली रखी हुई है, उसमें मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ, पहन कर देख लेना कि कैसी लगी। यह कहकर मैं दोबारा से अपना बाजू आंखों पर रखकर लेट गया था। मेरी पत्नी कहने लगी, तो आपने मुझे पायल अपने हाथों से क्यों नहीं पहनाई? आप मुझे पायल के बारे में बता रहे हो। मैंने अपनी पत्नी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वह मेरे करीब से उठकर कमरे से पायल लेकर थैली के लिए चली गई। उसने पायल निकालकर देखी और कहने लगी कि यह तो बहुत सुंदर है। अगर आप यह मुझे अपने हाथों से पहनाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने अपनी पत्नी की इस बात को भी इग्नोर कर दिया और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे कि मैं सो रहा हूँ। मेरी पत्नी ने अपने हाथ से ही पायल पहन ली और उसके पैरों में पड़ी पायल की छन-छन आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं अपनी पत्नी से कभी इस बात पर बात नहीं कर सका। मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ है? मैं आपको देख रही हूँ कि आपका मूड मेरी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर मैंने अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि जैसे तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अगले दिन मेरे पास शहर जाने के लिए कॉल आ गई थी। आज मुझे एक बंगले में लाइट की फिटिंग करने के लिए जाना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वहाँ ज़्यादा काम नहीं है, मैं शाम के 5 बजे तक घर वापस आ जाऊँगा। मेरी पत्नी ने मुझे नाश्ता दिया और फिर मैं घर से सुबह 9 बजे तक निकल गया था। मैंने बंगले में काम किया और फिर मैं दोपहर के 3 बजे तक निपट गया था और पूरे 1 घंटे में अपने घर वापस आ गया। जैसे ही मैं अपने घर आया तो आज भी मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी पत्नी मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी कि आप तो 5 बजे आने वाले थे, आप 4 बजे कैसे आ गए? मैंने अपनी पत्नी को अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, क्यों मैं 1 घंटे पहले घर के अंदर नहीं आ सकता? क्या मेरी बात सुनकर अचानक मेरी पत्नी घबरा गई? आज भी उसके चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे एक कमरे के अंदर गया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया था कि आज मेरे कमरे में कुर्सी पर एक आदमी की शर्ट रखी हुई थी। मैंने यह शर्ट उठाकर देखी और अपनी पत्नी से सवाल या नज़रों से देखने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। मैंने कहा, यह शर्ट किसकी है?
और घर में कैसे आई। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं कपड़ों की सिलाई करती हूँ। बस पड़ोस वाली औरत अपने पति की शर्ट मुझसे सिलवाने के लिए लाई थी। इसकी सिलाई उधड़ गई थी, सिर्फ वही सिलाई लगवाने के लिए लाई थी। मैं कल यह शर्ट उनको वापस कर दूंगी। और वह हमारे लिए फ्रूट्स भी लेकर आई थी। उन्होंने कहा था कि वह मेरे कपड़ों की सिलाई से खुश होकर मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। मैंने देखा तो फ्रूट्स टेबल पर ही रखे हुए थे। इतने ढेर सारे फ्रूट देखकर मैं दंग रह गया था और सोचने लगा कि पड़ोस वाली औरत ज़्यादा ही मेहरबान हो रही। आखिर औरत मेरी पत्नी से कभी तो अपने पति की घड़ी सही करवाने के लिए लेकर आती है, तो कभी अपने पति की शर्ट।